हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल और उसका दूसरा केस एट द इक्वेटोरियल लाइन। अब इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है? कोई भी लाइन है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है उसको हम इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। ठीक है ना? किसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को। तो यहां पर हमारे पास में एक डाइपोल है माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज, ये इसको ज्वाइन किया गया है। ठीक है ना? अब ये इसका मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी, और ये देखिए ये परपेंडिकुलर लाइन खींची गई है बाइसेक्टर। तो ये इक्वेटोरियल लाइन, ये ऊपर भी हो सकता है पॉइंट पे, नीचे, तो हम लोगों ने ऊपर यहां पर मैंने यहां पर ऊपर लिया हुआ है। तो पॉइंट पी पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस डाइपोल की मदद से। अब हमें पता है कि प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस तरीके से लीनियरली आउटवर्ड की तरफ होगी ना। प्लस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाती है? बाहर की ओर जाती है। शायद इसमें थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है तो आप इसको समझ सकते हैं। इसी लाइन के अलोंग इसको रखना है, और ये इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई E1। ठीक है? और माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इनवर्ड माइनस क्यू की तरफ बनेगी। तो इसी लाइन के अलोंग ये E1 बनेगी, E2 सॉरी, E1 हम लोग इसको कह चुके हैं। ये ध्यान रखना है दोनों के वेक्टर की जो लेंथ है वो सेम रहेगी, क्योंकि दोनों चार्ज सेम है और दोनों का डिस्टेंस सेम है। डाइपोल का ये जो डाइपोल की मिड पॉइंट से ये डाइपोल का मिड पॉइंट है और चार्ज की जो डिस्टेंस है ये L है, और हमने मिड पॉइंट से इसका डिस्टेंस R लिया हुआ है। ठीक है ना? तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें चार्ज से पॉइंट P का डिस्टेंस क्या मिल जाएगा? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। भाई परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर भी सेम कंडीशन बनेगी जाकर के, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस वही है। लेट अस सपोज ये एंगल यहां पर ये बन रहा है थीटा एंगल। अब प्रॉब्लम ये है कि एक्सिस जो हम लोगों ने किया था एक्सिस ऑफ द डाइपोल में, इसके पहले वाले वीडियो में, वहां पर E1 और E2 दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे, लेकिन यहां पर एक पार्टिकुलर एंगल बना रहे हैं। तो अब उस एंगल पर हम उसको माइनस तो कर नहीं सकते, उसका हमें रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। तो या तो हम एंगल पहले पता करें, जो कि हमें यहां पर थीटा पता है, एक्चुअल में अननोन कह सकते हैं, वेरिएबल है। दूसरा तरीका क्या है कि हम इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग E1 और E2 को क्या कर सकते हैं? कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो E1 का एक कंपोनेंट हो जाएगा इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल, और एक दूसरा कंपोनेंट, मैं P को यहां लिख देता हूं, दूसरा कंपोनेंट वर्टिकल हो जाएगा। ठीक है ना? अब लेकिन ये होंगे कौन से कंपोनेंट? तो कंपोनेंट में रिजॉल्व करना क्लास 11th में वेक्टर में आपको सिखाया गया होगा। एक बार मैं जल्दी से बता देता हूं कि जैसे मान लिया हमको किसी वेक्टर को, ये ओरिजिन से ये वेक्टर निकला हुआ है, इसको अगर तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस में रिजॉल्व करना है तो उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, बस सिंपल सी बात है। जिस डायरेक्शन में आपको वो वेक्टर चाहिए उस पर परपेंडिकुलर आप डाल दीजिए। तो हमें E1 अगर जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चाहिए तो हमने क्या किया? E1 से इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया। अब ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, दोनों क्योंकि सेम इंक्लिनेशन है, सेम डिस्टेंस है इनका, तो ये थीटा है। अब ये वाला जो कंपोनेंट है ये इसी के पैरेलल है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा? एंगल थीटा हो जाएगा। ओके, तो हमने इस पर परपेंडिकुलर खींच दिया। हमको बेस चाहिए और हाइपोटेनस पता है, तो हमें पता है बेस और हाइपोटेनस में क्या रहता है? कॉस थीटा रहता है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस, ये हमें पता नहीं है अभी, तो मैं इसको अभी बेस ही लिख देता हूं थोड़ी देर के लिए। और हाइपोटेनस हमें पता है E1, E1 इधर ले आइए तो बेस ये कितना हो जाएगा? E1 cos थीटा, E1 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा E1 cos थीटा। समझ में ही बात? और कंपोनेंट के रेजोल्यूशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा वेक्टर में कि अगर जो एक कंपोनेंट cos है तो दूसरा साइन हो जाएगा, अथवा तो एक साइन है तो दूसरा cos हो जाएगा। तो अगर जो ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट cos थीटा आ रहा है तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या आ जाएगा? E1 sin थीटा। ठीक है ना? या फिर आप इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करके भी वैसे ही कर सकते हैं। इसी तरीके से
अब हमें E2 के भी कंपोनेंट चाहिए, तो E2 के कंपोनेंट एक ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, एक इसका डाउनवर्ड, क्योंकि E2 नीचे की ओर आ रहा है, ये ऊपर की ओर था तो इसका एक वर्टिकल अपवर्ड कंपोनेंट था, और एक इसका E2 का हो जाएगा डाउनवर्ड कंपोनेंट। तो जिस तरीके से E1 का E2 cos थीटा, उसी तरीके से E2 का भी हो जाएगा E2 cos थीटा। E1 का E1 cos थीटा और E2 का कितना हो जाएगा E2 cos थीटा। और वर्टिकल कंपोनेंट ये जो नीचे की ओर आ रहा है, ये इसके E1 sin थीटा के एग्जैक्ट अपोजिट है, तो ये cos है, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, मैं इसको यहां पे लिख देता हूं E1, सॉरी इट इज E2, ये हो जाएगा E2 sin थीटा। तो हमने यहां पर क्या कर लिया, E1 और E2 को अलग अलग कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया। तो इसका ये ध्यान रखिएगा कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट cos में आएगा और वर्टिकल कंपोनेंट इसका sin में आएगा। अब यहां पर हमें डिस्टेंस भी पता है, तो हम E1 और E2 सेपरेटली निकाल लेते हैं, जैसा कि पहले एक एक्सिस के लिए हम लोगों ने इसको सॉल्व किया था। तो E1 कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, फॉर्मूला होता है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। तो Q अपॉन आर क्या होता है, डिस्टेंस होता है, तो चार्ज से डिस्टेंस, ये चार्ज से डिस्टेंस कितना है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट में, और जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, तो ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो वही मैंने बिना अंडर रूट के लिख रखा है Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसी तरीके से E2 माइनस क्यू चार्ज की वजह से हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दोनों का सेम होगा, क्योंकि दोनों के चार्ज के मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों के डिस्टेंसेस सेम है। यहां पर माइनस प्लस नहीं लिया जाता है, चार्ज वाला जो माइनस प्लस होता है वो नहीं लिया जाता है। तो वी कैन रिजॉल्व E1 एंड E2 इन कंपोनेंट्स एज सोन इन द फिगर। मैंने यहां पर कंपोनेंट्स को लिखा नहीं है, क्योंकि वीडियो फिर उतना लंबा हो जाएगा, हमें कम समय में ज्यादा रिवीजन करना है। तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, E1 और E2 को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें, वो मैंने फिगर में दिखा दिया है। E1 cos थीटा ये है, और ये E1 sin थीटा, ये वर्टिकल कंपोनेंट्स है, ठीक है ना। बाकी आपके पास में अपनी साइड बुक होगी, आप उससे भी फिगर देख सकते हैं। तो यहां पर इसका रिजल्टेंट यहां पर देखिए, E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा बोथ आर अपोजिट एंड इक्वल। तो यहां पे आप लिख सकते हैं, मैंने लिखा नहीं है, सिंस E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा आर इक्वल एंड अपोजिट, therefore दे कैंसल टू ईच अदर। ये आप बढ़ा लीजिएगा एक लाइन, ठीक है ना। E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों अपोजिट है, और E1 E2 की वैल्यूज हमें पता है, बराबर है, sin थीटा तो सेम है, एंगल तो सेम ही रहेगा। तो दो वेक्टर इक्वल है और अपोजिट है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, सिंपल। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब यहां पर देखिए, अगर जो ये कैंसिल कर देंगे तो बचे अपने पास E1 cos थीटा E2 cos थीटा, ये दोनों ही एक डायरेक्शन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन वाले एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, सेम डायरेक्शन वाले एक दूसरे को क्या कर लेंगे, एक दूसरे में ऐड हो जाएंगे। तो हम E1 cos थीटा और E2 cos थीटा को ऐड कर देंगे, और यही हमारी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। सो देयरफॉर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E is equals to E1 cos theta plus E2 cos theta. We can resolve E1 and E2 components as shown in the figure. Therefore E is equals to ये लिखा हुआ है। अब यहां पर cos थीटा दोनों में कॉमन था तो बाहर निकाल लिया, E1 यहां पर बचा, यहां पर E2 बचा, तो E1 प्लस E2, तो E is equals to E1 E2 की हमें यहां पर वैल्यूज पता है, वो ये पुटअप कर देंगे, ये वैल्यू E1 की और ये वाली E2 की। अब फिगर से हमें cos थीटा की वैल्यू निकाल पता हम कर सकते हैं यहां से, तो मैं यहां पे लिख देता हूं फ्रॉम फिगर cos थीटा, ये एंगल है, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस, L अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, L अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है ना। ये cos थीटा की वैल्यू, तो cos थीटा की वैल्यू भी मैंने साथ में पुटअप कर दी है, तो ये हो गया L अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। नाउ E इज इक्वल्स टू, अब यहां पर देखिए, जो टर्म ये है वही टर्म ये है। अगर जो आपसे कोई कहे कि x प्लस एक्स ऐड करिए, तो दोनों सेम टर्म, तो आप सीधे सीधे 2x लिख देते हैं। तो यहां पर
बहुत ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे हम कह सकते हैं जो टर्म यहाँ पर है वही टर्म डिट्टो सेम यहाँ पर है, तो हम इसको सीधे सीधे लिख सकते हैं 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, और ये 2q हो जाएगा 2q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और साथ साथ एल अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रही थी, तो वो लिख दिया गया है एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है ना, दोनों को ऐड कर दिया तो 2 से, जब सेम ही है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये मल्टीप्लाई वाला भी लिख दिया एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। नाउ E इज इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट। हमें पता है 2ql क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है, इसको हम स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्मॉल p से इसको लिख देंगे 2ql को स्मॉल p। अब आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर यहां पर भी है, यहां पर भी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, बट यहां आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 है, और यहां पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट में यानी कि पावर 1/2 है, तो 1 में 1/2 ऐड करेंगे, पावर कितनी हो जाएगी 3/2, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 न्यूटन पर कूलम। तो ये अपना जो है जनरल केस का फॉर्मूला बन गया। अब स्पेशल केस में हम अगर जो बात करें, इफ डाइपोल इज वेरी स्मॉल, अगर जो डाइपोल बहुत छोटा है, देन एल इज वेरी लेस देन आर, आर जो हम लोगों ने एक्सिस में किया था, एक्सिस ऑफ द डाइपोल के लिए, वो यहां पर भी एल आर से बहुत छोटा हो जाएगा, और उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे। अब एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट करेंगे तो ये एल स्क्वायर हट जाएगा, तो आर स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी 3/2, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज p अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब यहां से 2 और 2 को हम कैंसिल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर क्यूब न्यूटन पर कूलम। ठीक है ना, तो ये इसका फाइनल रिजल्ट है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, फिर हम इसके स्टेप्स 3-4 स्टेप्स में हम इसको कर सकते हैं, वो स्टेप्स भी देख लेते हैं जल्दी से। ओके, नोट हो गया होगा आप लोगों का, स्क्रीनशॉट करके आप नोट कर सकते हैं। तो जल्दी से इसके स्टेप्स देख लीजिए, मैंने फिगर इरेज करके यहीं पर लिख दिया है। तो सबसे पहले क्या करना है, ड्रॉ द फिगर, आपको फिगर बना लेना है। फिगर बनाने के बाद में फाइंड E1 एंड E2 फॉर प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। आपको E1 और E2 निकालना है दोनों चार्जेस के लिए अलग अलग, और वो आपको डेरिवेशन में समझाया गया है। तो फाइंड, उसके बाद आपको अगला स्टेप क्या करना है, फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ E1 एंड E2। E1 और E2 के कंपोनेंट्स आपको फिगर की हेल्प से बना लेने हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद में अगला स्टेप है फाइंड रिजल्टेंट E इज इक्वल टू E1 cos थीटा E2 cos थीटा, क्योंकि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा इक्वल अपोजिट थे तो नेग्लेक्ट हो गए थे, तो रिजल्टेंट क्या आएगा अपना E इज इक्वल टू E1 cos थीटा E2 cos थीटा। तो ये फाइंड करके इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। अब उसके बाद में cos थीटा, अच्छा ये भी ध्यान रखना है cos थीटा की वैल्यू पुटअप करनी है। इन स्टेप्स में आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत कम ज्यादा भी कर सकते हैं। नेग्लेक्ट टू एल स्क्वायर एंड देन फाइंड E। लास्ट जो स्टेप हमारा है स्पेशल केस के लिए, एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देना है और E को फाइनली निकाल लेना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट रहता है तो आप प्लीज हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक यू।